नमस्ते, नमस्कारम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। हम पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। लेक्चर चल रहा है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। वेव इक्वेशन पढ़े, कितना कुछ पढ़े। अब हम लोग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको अब अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। मजा आएगा आपको, आसान तरीका है ये। तो इसको छापिए पहले। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डो टू यू बाई डो टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू। यही प्रॉब्लम होता है ना, ये जानते हो आप क्या है ये, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। ओके, ठीक है। यहां पे सी स्क्वायर जो है ना, ये क्या होता है, टी बाई एम कांस्टेंट होता है। तो ये एक टेंशन है और ये मास है। ये पता है कहां से सीखा है मैंने? 2015 में विश्वकर्मा सर एक मैथमेटिक्स के बहुत मस्त सर हैं, तो वहाँ से मैंने सीखा है। उसी समय सीखा था बहुत, कब जब मेरा अपना चल रहा था, जब मैं उस समय पढ़ाता था, जब मैं जॉब में था और सैटरडे संडे जब बच्चे पढ़ने आते थे, तो उसी समय मैंने नोट्स में लिख करके लिखा था। बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया था सर ने। तो कब हो गया? 2015 में। अभी भी होगा सर का लेक्चर, होगा 2015 का ही, यूट्यूब पे ही होगा। विश्वकर्मा सर नाम है। बहुत बहुत मस्त सर है, एकदम वैसा शांत, सुशील और धैर्य वाला। बहुत प्यारे लगते हैं। कभी मौका मिलेगा तो मिलेंगे सर से। तो सर ने, आप सर का भी लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। हम सर का लेक्चर से ही समझे हैं, तो वही चीज़ हम लिखा दे रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल का वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डो टू यू बाई डो टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू। अब यहाँ पे जो सी स्क्वायर है ना कांस्टेंट, ये समझिए क्या है, ये टेंशन पर यूनिट मास है। टेंशन मतलब कभी कोई स्ट्रिंग में कोई टेंशन होता है ना, तो कितना टेंशन है पर यूनिट मास, मतलब एक यूनिट मास में कतो टेंशन, तो ये तो कांस्टेंट ही होना है, ठीक है। वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो उसी को सी स्क्वायर बोला गया है और वही है आपका कांस्टेंट। समझ में आया? अब हम जो आपको प्रीवियस बताए थे, तो उसका फॉर्मेट लिखने का तरीका कुछ और था। वो लिखा था यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। अरे वही चीज है ये, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन आपको क्या बोला, u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू यू ऑफ l कॉमा टी इज इक्वल टू 0। ये आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। और इनिशियल कंडीशन आपको दिया है u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू f ऑफ x एंड डो u बाई डो टी इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दी हैं। हालांकि मैंने आपको जनरल वाला कंडीशन आपको बता दिया है, चाहे जो मर्जी कंडीशन, तो आप तो मास्टर हो चुके हो, उसमें बना ही दोगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दिए हुए हैं, चलो इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। सो u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू यू ऑफ l कॉमा टी इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है? सुन लो, बात सुनो मेरे प्रभु। ये रहा आपका स्ट्रिंग, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ठीक। अब इस चीज को हम अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। जो वाई एक्सिस है उसको हम रेड कलर से शो कर देते हैं, इसको हम वाई एक्सिस को रेड कलर से, और जो एक्स एक्सिस है इसी को हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। और इसी ब्लू कलर के अलोंग जो आपका स्ट्रिंग है वो है, ठीक है। ओरिजिन पे हम कंसिडर किए हैं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ठीक है, चलो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं ये ओरिजिन है, और यहां से यहां तक आपका सपोज डिस्टेंस है l। और जो वेरिएबल है अलोंग x, तो आपको पता है ये आपका x एक्सिस है। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाला जो पॉइंट है ये और कुछ नहीं, x इज इक्वल टू 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू l है कि नहीं? अरे बोलो। और u जो है वो किसका फंक्शन है? वो x और t का फंक्शन है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे? जब आपको इसको लिखना पड़ेगा तो आप लिखोगे u ऑफ x कितना है? x है 0, तो आप लिखोगे 0 कॉमा टी लिखोगे। अब जब आपको इसको लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे? u ऑफ l कॉमा टी। अरे बोलोगे ना, वही चीज तो है, ठीक। सवाल उठता है, सर आपने इस दोनों को ही 0 क्यों किया है? मेरे मुन्ने, ये वाले एंड को मैंने फिक्स रखा है, ये वाले एंड को भी मैंने फिक्स रखा है, तो जाहिर सी बात है ये एंड भी फिक्स मेरा, वो एंड भी फिक्स मेरा, तो काहे का डिस्प्लेसमेंट भैया?
काहे का वेव नहीं हो सकता, इसीलिए u क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हो ही नहीं सकता ना, पार्टिकल्स कैसे करेंगे, वो तो फिक्स्ड है, उसको तो पकड़ के रखा हुआ है दोनों साइड पे। जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो इधर ही होगा, यही होगा ना, जो कुछ भी डांस करना होगा वो पार्टिकल्स को बीच में डांस करेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो आपको ये कंडीशन समझ में आया, वेरी गुड। ये रहा आपका बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि आपने कंडीशंस बाउंड्री पे लगाए हैं। इनिशियल कंडीशन ये है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है ना, मान लेते हैं कुछ एफ ऑफ एक्स है, कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा एफ ऑफ एक्स, और डो यू बाई डो टी ये क्या है, ये आपका वेलोसिटी है। इसको आप लिखने का तरीका जो हम आपको स्टार्टिंग बताए थे, यू टी मतलब x, 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है ना यू टी। अरे डो यू बाई डो टी को यू टी ही ना बोला जाता है, तो यू टी है, और इसका वैल्यू है 0 आना चाहिए, कहां पे, t इज इक्वल टू 0 पे। यही दोनों कंडीशन तो था हमारा। हालांकि हम लोग का कंडीशन एक और इससे एडवांस्ड भी सीख चुके हैं कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा 0 हो। हम लोगों ने ये भी सुना था ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम इसलिए मैंने आपको बताया कि मोटा फ्रॉग है ना, तो पहले हम खा चुके हैं, आसान फ्रॉग में तो खाने में दिक्कत ही नहीं है। आ गया समझ में, कंडीशंस वगैरह 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 वगैरह, बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस, परफेक्ट। और एल आप जानते हो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और वायर होता है, यू इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी होता है। डायग्राम से देखो, वही चीज मैंने बताई, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका स्ट्रिंग है, या फिर आप मान लो स्ट्रिंग, और इसको ऐसे करके आप टाना। तो जैसे इस तरह से आप टानोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होना है, ये दोनों तो डिस्प्लेस नहीं होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एल है, और ये जो कर्व बनेगा ना, यही बनता है एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स एफ ऑफ एक्स, पोजिशन अलोंग एक्स, ठीक है, ठीक है। फंक्शन जानते हो ना, वही फंक्शन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेथड्स टू सॉल्व वेव इक्वेशन, बहुत तरह का सीखे हम लोगों ने मेथड का सॉल्व करने। फूरियर मेथड, मतलब जरूरी नहीं है बहुत सारे मेथड्स। एक तो तरीका आपको सिखा दिया, कौन सा, कैनोनिकल फॉर्म, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया, बट वो भी एक तरीका सीखा, मजेदार तरीका था, उससे सब प्रॉब्लम बन जाता है। फूरियर मेथड एक और तरीका है, मुंह इस तरह से बनाया है सड़ू सा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। लैपलेस मेथड, अरे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, खुश हो गया बंदा, क्योंकि बहुत आसान है। तो देखते हैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डो टू यू बाई डो टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू, एंड लेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन इज u इक्वल्स टू टी ऑफ टी, मतलब एक फंक्शन है और x ऑफ x है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस एज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ टू सेपरेट फंक्शंस। एक फंक्शन होगा जो सिर्फ t का फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा जो x का फंक्शन होगा। हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट लेकर के वो चीज कर रहे हैं। अब देखो, u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू टी ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ एक्स अगर है, तो इस सॉल्यूशन को, हमारा जो प्रेज्यूम्ड सॉल्यूशन है, इसी को हम लोग अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? जैसे ये वाला जो चीज लिखा हुआ है u इज इक्वल टू कैपिटल T इंटू कैपिटल X है। ध्यान रहे, कैपिटल T इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कैपिटल X इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ X। तो अगर मुझे डो टू यू बाई डो एक्स टू निकालना है, तो उसके लिए मुझे पहले डो यू डो एक्स निकालना होगा। तो अगर हम डो यू डो एक्स निकालेंगे तो जाहिर सी बात है t वाला जो टर्म होगा वो होगा कांस्टेंट, तो इसको हम रख लेते हैं अलग। और x का जो है उसका जब डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल x ऑफ x। दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो एक डेरिवेटिव ले लिया, एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं। तो डो टू यू बाई डो एक्स टू अगर मुझे निकालना है, तो फिर से जो टाइम वाला टर्म है वो कांस्टेंट होगा, तो ये तो कांस्टेंट छोड़ ही दो, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है, मतलब एक बार और डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, डो टू कैपिटल एक्स बाई डो एक्स टू। आगे समझ में? ये था ये फॉर्मेट।
अब इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, प्राइम के टर्म्स में लिखना है, डैश के टर्म्स में लिखना है, तो क्या बोल सकते हो, इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं कैपिटल टी और इसको लिखा जा सकता है डबल प्राइम। डबल प्राइम मतलब 2 बार डेरिवेटिव लिया गया। समझ में आया? तो t इंटू एक्स डबल प्राइम, तो लिखा t इंटू एक्स डबल प्राइम। अब इसी चीज का मुझे t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लिखेंगे डो यू बाई डो टी इज इक्वल टू, अब देखो x वाला टर्म हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको हम रख रहे हैं कांस्टेंट, t के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं ना, तो डो टी बाई डो टी होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और निकालो, डो टू यू बाई डो टी टू इज इक्वल टू कैपिटल एक्स का कैपिटल एक्स हो गया, और इसका एक बार और डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, डो टी टी बाई डो टी टू। बात आई समझ में? तो ये वाला जो चीज है, इस वाला चीज को, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्स और इसको हम लिख सकते हैं टी डबल प्राइम। आया बात समझ में? वेरी गुड। तो एक्स टी डबल प्राइम, तो वही चीज लिखा हुआ है एक्स टी डबल प्राइम। अब इसी दोनों रिलेशन को आप इसमें सब्सटीट्यूट करिए, डो टू यू बाई डो एक्स टू के जगह टी डबल प्राइम एक्स, सी स्क्वायर के जगह पे, मतलब यहां देखो कहां है आपका इक्वेशन, आपका इक्वेशन था ना, अरे 1 डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डो टू यू बाई डो एक्स टू, डो टू यू बाई, देखो 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 ये डो टू यू बाई डो टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू, तो हम लिखेंगे डो टू यू बाई डो टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू। ये रहा हमारा इक्वेशन। अब देखो डो टू यू बाई डो टी टू के जगह पे क्या लिखेंगे, टी डबल प्राइम एक्स, तो लिखा टी डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर के जगह सी स्क्वायर आ गया, और डो टू यू बाई डो एक्स टू, डो टू यू बाई डो एक्स टू के जगह टी एक्स डबल प्राइम, सो टी एक्स डबल प्राइम। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर लीजिए, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए, टी डबल प्राइम और टी को नीचे लेके आए, सी टी स्क्वायर हम एक साइड रख लेते हैं। ऑब्वियसली सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो वो आप एक्स के साथ भी रख सकते हो, टी के साथ भी रख सकते हो, यहां पे मैंने टी के साथ रखा है, तो टी डबल प्राइम बाय सी स्क्वायर टी, इसको उठा के यहां लेके आओ, इक्वल टू एक्स डबल प्राइम और एक्स, एक्स को नीचे लेके आओ, तो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, और ये रेशियो बराबर इसके है, तो जाहिर सी बात है कोई एक कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो दिस बराबर दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम एक एक करके इक्वेट करेंगे, इसको और इसके साथ इक्वेट करेंगे और इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बस यही है गेम। तो टी डबल प्राइम बाई सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू के एंड एक्स डबल प्राइम बाई एक्स इज इक्वल टू के। अब इस वाले चीज को आपको देखना है, तो इस चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो टी डबल प्राइम माइनस के सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 और एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू एक्स इंटू के, सॉरी एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू, यहां पे लिखा रहेगा, इसको देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू एक्स के, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू एक्स के, या फिर इस चीज को आपको लिखना है और थोड़ा सा अच्छे से, तो एक्स डबल प्राइम माइनस एक्स के इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। परफेक्ट, गुड। हियर देयर आर 3 केसेस, here 3 cases are arising, here 3 cases arises for the value of k। यहां पे k का वैल्यू के लिए 3 केस हो सकते हैं। पहला केस है कि when k is equal to 0, अगर आपका k का वैल्यू 0 हम पुट कर दें केस 1 में, देखो जब हम केस 1 में k का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा t डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इधर t प्राइम हो जाएगा, इधर कांस्टेंट c1 हो जाएगा, फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे तो अब t इज इक्वल टू c1t प्लस c2। तो ये बात समझ में आएगी नहीं? सिंपल है। और x डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, तो फिर से इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे c1 c2 ऑलरेडी लिया जा चुका है, एक और कांस्टेंट चाहिए तो हम c3 लिखते हैं, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू c3 x प्लस c4। तो आपको ये और ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। ये कब हम कर रहे हैं, जब हमारा एक k का वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं कि 0, ठीक है। सो हियर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज u ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू c1t प्लस c2 इंटू c3 x प्लस c4। आप जानते हो ना कि, आप जानते हो कि ये वाला चीज है
कि t आपको मिल गया c1t प्लस a2, तो लिखा मैंने c1t प्लस a2, और ये मिला c3x प्लस c4, तो लिखा है c3 प्लस x प्लस c4, और ये आपको पता है कि t इंटू x दोनों प्रोडक्ट ही करना होता है। तो ये सॉल्यूशन आपको मिल गया है कब? जब आपने k का वैल्यू एज्यूम किया है 0। तो ये था आपका पहला केस, जब आपने k का वैल्यू एज्यूम किया था 0। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 है जब k का वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर है, k का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो अगर k का वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर है तो हम मान लेते हैं k इज इक्वल टू c ले लेते हैं, या p ले लेते हैं, या फिर m ले लेते हैं। तो m का वैल्यू हम निगेटिव रख देंगे तो k का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब सेफ साइड क्या है कि स्क्वायर ले लो कुछ, हम p स्क्वायर ले लिया। अब p का तुम 1 लो या -1 लो, k का वैल्यू प्लस ही होना है। तो चतुराई देख रहे हो, मैथमेटिक्स में चतुराई देख रहे हो, लॉजिक देख रहे हो, ओके। तो k इज इक्वल टू p स्क्वायर ले लिए, ठीक, वेयर p इज एनी नंबर, अरे जो मर्जी नंबर ले लो, k का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो ले लिए। सो वी हैव फ्रॉम 3 and 4, ऊपर वाले इक्वेशन से हमको क्या मिला कि t डबल प्राइम माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करोगे, इसको आप अलग ले लोगे। ये क्या है? डेरिवेटिव है। इसको देखो, इसको समझो क्या है। ये आपने डेरिवेटिव फाइंड किया किसके रेस्पेक्ट में? आपने t के रेस्पेक्ट में फाइंड किया, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी है आपके पास। तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते सर ये और कुछ नहीं, d2t बाई dt2 है और माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t है इज इक्वल टू 0 है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हम इसको d ऑपरेटर में कन्वर्ट करें, सीखे हैं हम लोग? तो इसको तो हम लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? तो वो चीज है यहां पे। और x डबल प्राइम माइनस p स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? इसको देखो, इसको लिखा जा सकता है, 2 बार डेरिवेटिव लिया है तो हम लिखेंगे d2x बाय dx2, ठीक, माइनस p स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हो d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर टाइम्स x इज इक्वल टू 0। तो ये और ये दोनों चीज आपने कन्वर्ट कर दिया है डी ऑपरेटर के टर्म्स में, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा चेंजेस हम क्या करेंगे कि यहां पे ये भी डी ऑपरेटर है, ये भी डी ऑपरेटर है, लेकिन यहां पे t का एक फंक्शन लिया गया था, यहां पे एक x का फंक्शन लिया गया था। दोनों एक तो नहीं है, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए कैपिटल D को मान लिया गया है t के रेस्पेक्ट में, स्मॉल t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और d डैश को मान लिया गया है स्मॉल x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। समझ में आया? इसीलिए यहां पे चेंज कर दिया गया, d नहीं लिया गया, d डैश लिया गया। समझ में आया? ओके। सो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 हो गया, और डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। जहां पे कैपिटल डी को आपने माना डी डी टी और डी डैश को मान लिया डी डी एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है, अब आपको पता है कि इसको आपको सॉल्व करना है ना, तो आप क्या करते हो, डी के जगह पे m पुट करते हो, तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, और m निकल जाएगा आपका प्लस माइनस पी सी। तो जब भी आपका रूट्स रियल एंड रूट्स अनइक्वल होता है, तब क्या होता है सॉल्यूशन, c1 e टू द पावर ऑफ m1x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ m2x। ये सब चीज हम लोग ओडी में सीखे हैं, तो सोचो कहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो कैपिटल T क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर ऑफ m1 मतलब pc, तो लिखा pct, और c2 हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस m2, तो m2 क्या हो जाएगा माइनस pc, तो लिखा माइनस pc। अब क्योंकि यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में की गई थी चीजें, इसलिए t है यहाँ, x मत कर देना। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 7, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m के जगह पे आप प्लस माइनस p कर सकते हो, यहाँ पे भी रूट्स अनइक्वल आए हैं, तो सॉल्यूशन क्या होता है, c3 टू द पावर ऑफ px। अब बोलोगे सर यहाँ पे c1 c2 क्यों नहीं लिए, c3 c4 क्यों लिए? अरे बाबू यहाँ पे c1 c2 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो क्यों करेंगे हम? वो जरूरी थोड़ी कि वही इक्वेशन होगा, सॉरी वही कांस्टेंट होगा, कुछ और हो सकता है, इसीलिए मैंने ले लिया c3। So c3 e to the power of px plus c4 e to the power of minus px. So hence complete solution of 1 u of xt is equal to c1 e to the power of pct plus c2 e to the power of minus pct into c3 e to the power of px plus c4 e to the power of minus px। ये हो गया। अच्छा, केस 3, केस 3 में क्या है, केस 3 में अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक निगेटिव नंबर है, तो कॉमन सेंस यही बोलता है कि k को माइनस पी स्क्वायर ले लो।
अरे p का वैल्यू जो मर्जी ले लो, k अब निगेटिव ही आने वाला है। क्यों? p का वैल्यू स्क्वायर 2 ले लो तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर 4, लेकिन माइनस भी है तो -4। समझ में आ रहा है ना चतुराई? तो केस 3 हो गया, कोई भी एक निगेटिव नंबर है। अगर कोई निगेटिव नंबर है तो हम तो वैसे तो लिख ही सकते हैं t डबल प्राइम प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसमें फिर से आप वही लगा सकते हो, डी ऑपरेटर को कन्वर्ट किया, लगा दिया तो यहाँ पे ये मिलेगा, इसमें डी ऑपरेटर लगा देगा तो यहाँ पे मिलेगा। और आपको पता है कि कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी को माना गया है डी डी टी और डी डैश को माना गया है डी डी एक्स। समझ में आया? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 कर सकते हो, दोनों को ही। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसके लिए सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देखो ना यहाँ पे, अरे क्या है ये सब चीज में, ये सब जानते हो ना। एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें आप पुट करो, तो एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी। तो यहाँ से टी क्या निकलेगा, C1 cos PCT प्लस C2 sin PCT। ये आपको पता है? अच्छा, तो ये आपको मिल गया। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इमेजिनरी आएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे आई आएगा। रूट्स इमेजिनरी रूट्स हैं यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स हैं, तो आप लिख सकते हो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई टाइम्स पी स्क्वायर आई टाइम्स पी सी, आई टाइम्स पी सी, ये ना। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, तो जब भी आपका रूट्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आता है तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो बीटा क्या है आपका, बीटा है आपका पीसी और अल्फा है आपका 0। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से इसको करोगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर है, तो यहाँ से एम क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस आई पी, ये मिल जाएगा। यहाँ से आप अल्फा को 0 मान सकते हो, बीटा को आप p मान सकते हो। तो जब भी ये होता है तो क्या होता है, e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। e टू द पावर ऑफ अल्फा करोगे तो वो तो ब्रैकेटों के बाहर जो रहता है वो तो 1 होता है, तो यहाँ पे तो 1 हो गया। C1 cos PCT प्लस C2 sin PCT इसके लिए लिख सकते हैं, और इसके लिए आप लिख सकते हो C3 cos PX प्लस C4 sin PX। क्लियर है? तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 is equal to u of x comma t is equal to c1 cos pct plus c2 sin pct multiplied with c3 cos px plus c4 sin px। तीन अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस मिला है। सिंस पीरियोडिक फंक्शन आर प्रेजेंट इन 2 and it shows the physical nature of wave, so 2 is only solution become the complex solution of the complete solution of 1। अब देखो तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकली थी, जब आपका k का वैल्यू 0 लिया गया था, जब k का वैल्यू पॉजिटिव और जब का k का वैल्यू नेगेटिव। तो जब आपका k का वैल्यू नेगेटिव लिया गया था तब आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो साइन और कॉस के टर्म्स में आ रहा है, तो मतलब पीरियोडिक आ रहा है। और आपको वेव का नेचर पता होता ना वो पीरियोडिक होता है, ऐसा तो नहीं होता कि टन करके चला गया पीरियोडिक नहीं हुआ। ठीक है, रुपया गिरा लेकिन लोग मान ही नहीं रहे, मतलब विनोद फेंटा मान ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोला कि अच्छा गिरेगा तो टन की आवाज़ तो आएगी ना, लेकिन टन की आवाज़ नहीं है, लोगों को भरोसा ही नहीं है कि रुपया गिर गया है। ठीक है, उसी तरह से जब तक पीरियोडिक नहीं होता तो कैसे मानोगे? तो वेव जो है वो आपका पीरियोडिक होता है, तो जब तक आपका फंक्शन पीरियोडिक नहीं निकलेगा इक्वेशन, तो आप कैसे मानोगे कि वेव का इक्वेशन है कि नहीं? तो यहाँ पे तो निकल चुका है आपका वेव का इक्वेशन, तो आप तीनों इक्वेशंस में से इस वाले इक्वेशंस को सेलेक्ट करोगे। यही है मेरा सॉल्यूशन वेव इक्वेशन का। क्लियर है? अब देखो इसमें हम लोग बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो आपको कंडीशन यही था कि u ऑफ 0 t बराबर 0 होना चाहिए। तो जब आप इसको 0 पुट करना चाह रहे हो तो आपको यहां से कांस्टेंट मिल जाएगा c3 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या मिल गया, u ऑफ x t इज इक्वल टू c4 sin px c1 cos pct प्लस c2 sin pct। और x इज इक्वल टू t आप पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में तो आपको मिलेगा u ऑफ l t इज इक्वल टू c4 sin pl
C1 cos PCT प्लस C2 sin PCT, यहाँ से sin PL बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि यही कंडीशन आपको पुट करना है 0 के बराबर। ये वाला कंडीशन पुट करना है ना, कि जब आपका एक एंड पे तो आपने 0 पुट किया, अगले एंड पे भी तो आपका 0 ही है डिस्प्लेसमेंट, तो वही चीज़ इसको भी 0 पुट करना है। ये 0 कब होगा? जब sin PL हो जाएगा 0। साइन, जब हमको पता है कि साइन थीटा जब 0 कब होता है? जब थीटा n पाई होता है, तो PL बराबर n पाई। यहाँ से आपको P पता चल गया n पाई बाय L, और n की वैल्यू आप 1 2 3 लेकर के जा सकते हो, और C4 की तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि C4 तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। C4 तो नॉन जीरो नहीं हो सकता ना, सॉरी C4 तो जीरो नहीं हो सकता ना। अगर ये हम जीरो कर देंगे, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो वो चीज़ तो नहीं करना है, पूरा वेव ही गायब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक ही ऑप्शन बचा है कि इस चीज़ को आपको जीरो करना है, क्योंकि दो प्रोडक्ट है। अब ये जीरो तभी हो सकता है जब आपका या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। इसको जीरो आप नहीं कर सकते हो, इसको जीरो कर दिया ना तो दुनिया खत्म हो जाएगी, वो कोलैप्स कर जाएगा, तो इक्वेशन आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो आपको P पता चल गया n पाई बाय L। अब जब आपको P n पाई बाय L पता चल चुका है, तो बस इसमें सब्सटीट्यूट करना है। आ गया, आ जाओ। देखो, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन u ऑफ x, t इज इक्वल टू C4 साइन p के जगह पे ये डाल देंगे ना, ये n पाई बाय l इंटू एक्स, px के जगह पे n पाई x बाय l, और C1 cos n पाई ct बाय l प्लस C2 साइन n पाई ct बाय l। आ गया। अब u ऑफ x, t को इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो आप लिख सकते हैं C4 मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, देखो C4 अंदर में जाएगा, C4 अंदर में जाएगा, तो इस C4 C1 को एक कांस्टेंट A मान लिया, C4 C3 को दूसरा कांस्टेंट B मान लिया। इसको थोड़ा और सजा करके हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, ठीक। यूजिंग इनिशियल कंडीशन, आपका इनिशियल कंडीशन दिया गया था कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है, उस समय वेलोसिटी 0 है हमारी, तो हमको तो ये पता चल गया कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। इससे वेलोसिटी कैसे निकलेगा? जब इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली। तो जब हम इसको t के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। नोट करिए इसको, डो u बाई डो टी, डो u बाई डो टी इज इक्वल टू साइन n पाई एक्स बाई एल इंटू माइनस a साइन n पाई सी टी बाई एल, n पाई c बाई एल प्लस b कॉस n पाई सी टी बाई एल इंटू n पाई c बाई एल। और यही कंडीशन आप पुट करोगे इसमें, जब आप t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो क्या क्या कुछ कुछ गायब हो जाएगा। देखो यहाँ t ये गायब हो गया, साइन 0 ये भी गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? ये बचेगा, ठीक है ना। कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा, साइन वाला टर्म गायब हो जाएगा, और आपको फाइनली क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू 0। तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 इज u ऑफ x, t इज इक्वल टू a साइन n पाई x बाई l cos n पाई सी टी बाई l, ठीक। एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन इज, तो बस आप डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो n इज इक्वल टू ये है ना, तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाना है, क्योंकि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ आपको पता है कि वो कंटिन्यू करेगा। अब थोड़ी ना कि वेव डेवलप हो गया तो वहीं रहेगा, नहीं, वो तो जनरेट होता ही रहेगा। इसीलिए इसको समेशन में डाल दिया गया है, पीरियोडिक है, तो इसलिए u ऑफ x, t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a n साइन दिस दिस दिस। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a n पुट t इज इक्वल टू 0। अब a n का वैल्यू निकालने के लिए आपको t इज इक्वल टू 0 पुट करना है, t इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a n साइन n पाई x बाई l इज इक्वल टू f ऑफ x मान लीजिए, और इस f ऑफ x को आप लिख सकते हो समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a n साइन n पाई x बाई l, ठीक। अब multiplying both sides by sin m pi x by l and then integrating with respect to x between the limits x is equal to 0 से लेकर के x is equal to l तक, आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से l f of x sin m pi x by l dx is equal to summation n is equal to 0 से infinity a n इंटीग्रेशन 0 से l sin n pi x by l into sin m pi x by l dx। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए, रिजल्ट आप याद रखेंगे, इसको आप, मैं बोलूंगा इसको आप याद रखिए, इस वाले रिजल्ट को आपको याद रखना है। रिमेंबर,
इसको आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन 0 से L साइन n पाई एक्स बाई एल इंटू साइन m पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ये बराबर होता है L/2 के जब आप m और n को बराबर कर देंगे, और 0 होता है जब m और n बराबर नहीं होंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से L f ऑफ x साइन m पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू am L/2 लिख सकते हैं, और am हमको पता चल सकता है यहाँ से 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 से L, यहाँ से al है, सॉरी an था, ये an है, ये an है। सो an इज इक्वल टू 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 से L f ऑफ x साइन m पाई एक्स बाई एल डी एक्स, या फिर आप an को लिख सकते हो, सॉरी हाँ, यहां से हम am को लिख सकते हैं 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 से L f ऑफ x, क्योंकि m के टर्म्स में तो इसलिए यहाँ पे m लिखा गया है, तो अगर इसके टर्म्स में है तो n के टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हो। सो फाइनली द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज u ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an साइन n पाई x बाई एल कॉस n पाई सी टी बाई एल, जहां पे आप an को इस तरह से लिख सकते हो। कुछ भी था नहीं इसमें, बस स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, और जहां जहां आपको सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको बस उसी चीज़ को सब्सटीट्यूट करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा हुआ है, वेव इक्वेशन तक आपने इक्वेशन देखा है, मतलब इससे पहले तक लेक्चर्स देखा है, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी आप। और ओडी का कॉन्सेप्ट इसमें लगा था, तो 3 इंपॉर्टेंट केसेस बने थे, k इज इक्वल टू 0, k नेगेटिव, k पॉजिटिव। तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू पॉजिटिव को हम लोग इग्नोर कर देते थे, नेगेटिव वाला हम लोग लेते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉस और साइन का टर्म्स आता था। कॉस और साइन का टर्म्स आने से पता है कि वो सब पीरियोडिक है, वेव का नेचर हमें पीरियोडिक है, इसलिए वही इक्वेशन को लेकर के प्रोसीड किया जाता है, और फाइनली आप उसको सॉल्व कर सकते हो और ये चीज़ निकाल सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, लेकिन इसका जो डेरिवेशन आपको पूछा जाता है तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक वो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। फोकट के 15-20 नंबर हैं, प्लीज़ इस लेक्चर को बार बार रिकैप करिए, अच्छे से देखिए, और जो चीज़ मैंने आप दिखाया छाप दीजिए जाकर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।